हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये समझने वाले हैं कि आखिर ये फोर्स्ड वाइब्रेशन होता क्या है और उसके बाद ये जो फोर्स्ड वाइब्रेशन है उसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं जो कुछ कुछ दिखने में डैम्प्ड ऑसिलेशन जैसा लगता है और अंत में हम ये समझ लेंगे कि एम्पलीट्यूड रेजोनेंस होता क्या है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो फोर्स वाइब्रेशन समझने से पहले हम फ्री वाइब्रेशन क्या है वो देख लेते हैं। फ्री वाइब्रेशन यानी क्या कि जब भी जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है वो जब एसएचएम करता हो यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करता हो, अपनी जो मोशन है वो मीन पोजीशन के अबाउट रिपीट करता हो, तब ऐसे ऑसिलेशन को हम क्या बोल देंगे? फ्री वाइब्रेशन बोल देंगे। अब फ्री वाइब्रेशन में एक्चुअल में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट जो है वो एसएचएम कर रहा होगा तब उसके ऊपर एयर का रेजिस्टिव फोर्स लगने वाला है, कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है तब उसके ऊपर डैम्पिंग फोर्स लग रहा है। डैम्पिंग फोर्स लगने के कारण क्या होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीमे 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 समय के साथ कम होता जाएगा और उसका मोशन जीरो हो जाएगा। इसलिए इसे फ्री वाइब्रेशन को हम डैम्प्ड वाइब्रेशन भी बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पेंडुलम लिया, पेंडुलम को हमने ऐसे फोर्स लगा के ऐसे छोड़ दिया तो उसके ऊपर हवा का रेजिस्टिव फोर्स लगेगा यानी डैम्पिंग फोर्स लगेगा, ठीक है, जिसके कारण उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसा मोशन जिसके अंदर हम कोई भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हाँ एयर का रेजिस्टिव फोर्स तो लगने वाला है जिसके कारण उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और धीरे धीरे जीरो हो जाएगा, लेकिन हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स नहीं लगा रहे हैं तब वो अपने आप से ही वाइब्रेट कर रहा है, जिसे हम फ्री वाइब्रेशन बोल देंगे, जिसे हम नेचुरल वाइब्रेशन भी बोलते हैं। तो नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन यानी क्या समझ चुके हैं हम, क्या कि जब ऑब्जेक्ट अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो, कब? जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसे नहीं लगा रहे हैं तब ऐसे वाइब्रेशन को, ऐसे मोशन को हम क्या बोल देंगे? हम फ्री वाइब्रेशन या फिर नेचुरल वाइब्रेशन बोल देंगे। जैसे कि पेंडुलम को हमने इधर से छोड़ दिया, बस अब ये क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है, लेकिन किसके प्रेजेंट में एसएचएम कर रहा है? एयर के रेजिस्टिव फोर्स के प्रेजेंट में एसएचएम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ डैम्पिंग फोर्स लग रहा है जिसके कारण इसका एम्पलीट्यूड जो है वो समय के साथ कम होता जा रहा है। इसलिए इसे हम डैम्प्ड वाइब्रेशन भी बोलते हैं। और ये जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है एयर फ्रिक्शन की प्रेजेंस में या फिर बोल लो डैम्पिंग फोर्स की प्रेजेंस में, तो जब इसका फ्रीक्वेंसी होगा वो फ्रीक्वेंसी को हम बोल देंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिसे एफ नॉट से डिनोट कर देंगे। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का ये वाला इक्वेशन 1/2 पाई रूट जी बाई एल, जहां पे एल जो होता है वो ये इफेक्टिव लेंथ होता है, ये हम पेंडुलम के टाइम पीरियड में पहले ही डिराइव कर चुके हैं। तो ये जो फ्री वाइब्रेशन है शायद से उसका मतलब क्लियर हो चुका होगा। फ्री वाइब्रेशन क्या है? एक तरीके का डैम्प्ड वाइब्रेशन, जिसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट एसएचएम करेगा वो किसकी प्रेजेंस में करेगा? डैम्पिंग फोर्स की प्रेजेंस में करेगा, लेकिन यहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल इसको फोर्स नहीं लगा रहे हैं, जिसके कारण ये जो डैम्पिंग फोर्स है उसका जो ऑसिलेशन है वो धीमे धीमे कम हो जाएगा और अंत में जीरो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम फोर्स्ड वाइब्रेशन की। फ्री वाइब्रेशन में क्या देखा हमने? डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, कम हो गया इसका ऑसिलेशन, ठीक है। अब हमें ये जो इसका ऑसिलेशन है कम नहीं होने देना, इसका एम्पलीट्यूड जो है कम नहीं होने देना है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाले हैं। फ्री वाइब्रेशन के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, इसके कारण इसका एम्पलीट्यूड कम होते होते जीरो हो जाएगा। फोर्स्ड वाइब्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड को जीरो नहीं होने देंगे, फोर्सफुली इसका एम्पलीट्यूड हम कांस्टेंट रखने की कोशिश करेंगे या फिर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के जो हम वाइब्रेशन करा रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हम पीरियोडिकली लगाएंगे। पीरियोडिकली यानी क्या? ऐसे ऑसिलेट किया, 1 सेकंड बाद फोर्स लगाया, वापस ऑसिलेट किया, 1 सेकंड बाद फोर्स लगाया, वापस ऑसिलेट किया, 1 सेकंड बाद वापस फोर्स लगाया। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोल देंगे? हम पीरियोडिकली एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो ये रहा हमारा फोर्स का इक्वेशन जो हम एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, क्यों? क्योंकि हम पीरियोडिकली फोर्स लगा रहे हैं।
अनयूजुअल कुछ फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि झूले में हम बैठे, हम कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन झूले पे क्या लग रहा है, एयर का रेजिस्टिव फोर्स, तो जिसके कारण हम बोल देंगे ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है, ये फ्री वाइब्रेशन है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, झूले का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने पैर से कुछ कुछ टाइम पे हम पीरियोडिकली एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जिसके कारण इसका एम्पलीट्यूड जीरो होगा नहीं, यानी कि हम फोर्सफुली एम्पलीट्यूड को मेंटेन कर रहे हैं एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा के, जिसे हम बोल देंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन। सो आई होप फोर्स्ड वाइब्रेशन का मतलब क्लियर हो चुका होगा। फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है, फ्री वाइब्रेशन में एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उसका कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा इसके बराबर। जबकि फोर्स वाइब्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो होगा अपना मोशन या एसएचएम परफॉर्म करेगा किसकी प्रेजेंट में, किसके इन्फ्लुएंस में, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के प्रेजेंट में, और उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का वो होगा एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी फोर्स वाइब्रेशन की। अब हम ये जो फोर्स वाइब्रेशन है उसका जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको डिराइव करते हैं। तो उसके लिए हमने जो डैम्प्ड वाइब्रेशन या डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो डायग्राम बनाया था वही डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग ले लिया, उसको लटका दिया हमने, एक मास लगा दिया, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है, एक रॉड ले लिया या सलिया ले लिया, उसके साथ एक डिस्क लगा दिया, डिस्क को हमने पानी में रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम मास को नीचे खींचेंगे और बाद में छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, कुछ वाइब्रेशन होगा। ये वाइब्रेशन कैसा होगा, फ्री वाइब्रेशन होगा। क्यों फ्री वाइब्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड धीमे धीमे कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि ये जो मोशन है उसका अपोज कौन करेगा, स्प्रिंग का फोर्स अपोज करेगा, और ये जो लिक्विड है इसके अंदर भी क्या होगा, इसका डैम्पिंग होगा। ये लिक्विड जो है वो भी ये मोशन का अपोज करेगा, तो ये जो फोर्स होगा उसे हम डैम्पिंग फोर्स एफडी बोल देंगे। तो दोनों फोर्सेस की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, दोनों डैम्पिंग फोर्सेस की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, यानी कि ये कौन सा हो गया, डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया, यानी ये कौन सा हो गया, फ्री वाइब्रेशन हो गया। ठीक है, तो पहले तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं, जो कि देख चुके हैं, यहां पे देखना जरूरी है। ठीक है, लिखना भी जरूरी है एग्जाम में। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, कौन सा है, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए को आगे में लिख सकता हूं, एम ए इज इक्वल्स टू एफ नेट। सो एम ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नेट फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, इसकी मोशन को कौन कौन अपोज कर रहे हैं, ये जो फ्री वाइब्रेशन हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्यों धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि इस पे ऊपर नेट फोर्स एफ बाई प्लस एफ डी के बराबर लग रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स के बराबर लग रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, माइनस के वाई। क्यों माइनस के वाई, माइनस साइन क्यों लाए, क्योंकि यहाँ पे वाई जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर इसको हम नीचे वाई डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग पे कौन सा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में यानी कि वाई, और ये स्प्रिंग फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, स्प्रिंग फोर्स और वाई ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव साइन लगा दिया। उसी तरीके से दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा, डैम्पिंग फोर्स, यहाँ पे एफ डी लिख लेंगे, डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स किसके बराबर होगा, माइनस बीवी के बराबर। बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट, पिछले वीडियो में देख लिया है। v क्या होता है, वेलोसिटी होता है, यानी कि जब ये जो डिस्क है उसका वेलोसिटी नीचे होगा, ठीक है, तो ये जो लिक्विड है वो क्या करेगा, ये लिक्विड इसे नीचे नहीं जाने देगा, इसके ऊपर की डायरेक्शन में डैम्पिंग फोर्स लगाएगा, यानी वेलोसिटी और डैम्पिंग फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है। वेलोसिटी और डैम्पिंग फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हमने नेगेटिव साइन ले लिया। तो आई होप इतने तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं। बाद में हम क्या करते थे, एक्सेलरेशन को डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर से रिप्लेस करते थे। क्यों, वाई किस में होता था, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, टी का स्क्वायर यानी सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बोल देते थे। बाद में माइनस के बाई वाई एज इट इज लिखा, वी को किस में रिप्लेस कर देंगे, डी वाई बाई डी टी में। वाई किस में होता था, मीटर में, टाइम किस में, सेकंड में, मीटर पर सेकंड क्या होता था, वेलोसिटी। तो यहां तक हमने डिराइव किया था पिछले वीडियो में। ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन है डैम्प्ड वाइब्रेशन का या डैम्प्ड ऑसिलेशन का। क्या ये इक्वेशन को हम फ्री वाइब्रेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं, मैं बोलूंगा हाँ बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि फ्री वाइब्रेशन में क्या होगा, कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उस पे क्या होगा, डैम्पिंग फोर्स लगेगा। अभी हमने देखा
फ्री वाइब्रेशन में क्या देखा हमने, ऑब्जेक्ट परफॉर्म एसएचएम अंडर द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हाँ उस पे एयर का रेजिस्टिव फोर्स तो लग रहा है, यानी डैम्पिंग फोर्स तो लग रहा है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है समय के साथ कम होता जाएगा। यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम डैम्पिंग वाइब्रेशन का भी इक्वेशन बोल सकते हैं या फिर फ्री वाइब्रेशन का भी इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, इतने तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमें तो एम्पलीट्यूड जीरो करना नहीं है, हमें तो फोर्सफुली इसे वाइब्रेट कराना है, यानी हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते जाएंगे। यानी कि यहाँ पे डैम्पिंग वाइब्रेशन में एक Fy फोर्स था और एक Fd फोर्स था, तो हमें क्या करना है, इसे कंटिन्यू रखना है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा के, यानी ये दो फोर्स प्लस एक और एक्सटर्नल फोर्स, हम पीरियोडिक फोर्स हम लगाएंगे। यानी कि यहाँ पे एक और फोर्स आएगा, यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे एक और फोर्स आएगा, प्लस कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक और फोर्स आएगा, प्लस कर देंगे, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके हम फोर्स्ड वाइब्रेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव कर पाएंगे। यानी कि यहां तक हमने इक्वेशन देख लिया। ठीक है, यहां तक देख लिया, इसके साथ एक और फोर्स ऐड होगा। ये पहला फोर्स कौन सा था, स्प्रिंग का फोर्स, दूसरा फोर्स ये वाला कौन सा था, डैम्पिंग फोर्स। अब हम साथ साथ क्या लगाएंगे, एक पीरियोडिक फोर्स लगाएंगे, जिसके कारण एम्पलीट्यूड जीरो होगा नहीं, कुछ मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे प्लस हमने क्या कर दिया, पीरियोडिक फोर्स लगा दिया, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ये रहा एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने पीरियोडिक फोर्स लगा दिया। बस अब हमने क्या किया, ये जो m है उसको नीचे यहाँ पे दे दिया, तो k बाई एम आ गया, b बाई एम आ गया और एफ नॉट बाई एम आ गया। अब डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, b बाई एम प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म भी यहाँ आ जाएगा, प्लस k बाई एम वाई हो जाएगा और एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके लिए, फोर्स्ड वाइब्रेशन के लिए। क्यों फोर्स्ड वाइब्रेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स हम ऐड कर रहे हैं, जबकि डैम्प्ड वाइब्रेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ Fy और Fd यानी डैम्पिंग फोर्स ही कंसीडर किए थे, जिसके कारण एम्पलीट्यूड जीरो होता था। लेकिन हमें जीरो करना नहीं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हमने ऐड कर दिया, यानी फोर्सफुली इसे ऑसिलेट करा रहे हैं, इसलिए इसे हम बोल देंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये सारी बातें थी फोर्स्ड वाइब्रेशन की। अब हम समझ लेते हैं रेजोनेंस क्या होता है, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस क्या होता है। तो जब हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाएंगे, जैसे कि ये पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, कुछ इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन बोल देंगे। ये जो फ्री नेचुरल वाइब्रेशन कर रहा है, फ्री वाइब्रेशन कर रहा है, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, पीरियोडिकली फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं पीरियोडिकली। तो जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाएंगे तब जो इसका एम्पलीट्यूड होगा, वो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन कुछ इसके बराबर होगा। ये इक्वेशन सीधा हमें याद रखना है, कोई इसका प्रूफ है नहीं हमारे सिलेबस में। तो यहाँ पे कितना होगा एम्पलीट्यूड, एफ नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर, नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा, जहां पे एम जो होगा वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मास होगा जिसपे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ओमेगा नॉट जो होगा, ओमेगा नॉट जो होगा वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी क्या, कि ये हमारा पेंडुलम है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, सपोज करते हैं 10 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकंड में वो 10 बार ऑसिलेट कर रहा है कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। ओमेगा ये क्या है, ओमेगा हो गया हमारा एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी, हम एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स कितनी बार लगा रहे हैं, एक सेकंड में हम सपोज करते हैं एक्सटर्नल फोर्स हम 7 बार लगा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी यानी क्या, एक सेकंड में हम 7 बार फोर्स लगा रहे हैं। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी क्या, ये जो पेंडुलम है वो एक सेकंड में 10 बार ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अब रेजोनेंस यानी क्या, कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के फ्रीक्वेंसी के वैल्यू के बराबर हो जाए। यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना था, 10 का था, एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना था, 7 था। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते 10 तक ले जाए, बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ले जाए, 10 तक ले जाए, तब क्या हो जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, 7 का है, और एक्सटर्नल फोर्स फ्रीक्वेंसी कितना है, सपोज करते हैं 10 का है। ठीक है,
तो हम एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी 10 लगा रहे हैं, लेकिन वो 7 से ही ऑसिलेट करता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब हम 10 का फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं, यानी कि 1 सेकंड में 10 बार उसे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ऑसिलेशन भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी भी 10 से वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी। इन शॉर्ट ये हमें इतना याद रखना है कि जब इसका जो एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी है, जो हम बाहर से लगा रहे हैं 1 सेकंड में 10 बार, वो उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, यानी 10 बार वो ऑसिलेट करना चालू हो जाए, तब क्या होगा, तब जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि पहले तो इतना ऑसिलेट करता था, फिर हम लगाते गए, लगाते हमने क्या कर दिया, इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी था 10 का, उसके बराबर हमने फोर्स लगाना चालू कर दिया। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। और जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है तो वो कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनांस बोल देते हैं। ठीक है, या फिर इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट है, तब रेजोनेंस होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ओमेगा नॉट को अगर नीचे लाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यानी ओमेगा बाय ओमेगा नॉट का वैल्यू जब 1 होगा, यानी 10 बाई 10 बराबर 1 होगा, तब एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कितना, इनफाइनाइट हो जाएगा, सिस्टम टूट जाएगा। कैसे कि ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट, यानी 10 बराबर 10 है, तो यहाँ पे 10 माइनस 10 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 0, समथिंग डिवाइड बाई 0, एम्पलीट्यूड का आंसर कितना आएगा, समथिंग डिवाइडेड बाय 0, इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी कि ओमेगा बाय ओमेगा नॉट बराबर 1 होता है, तब एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा, सिस्टम टूट जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, जिसे हम रेजोनांस बोल देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, जब अर्थक्वेक्स आते हैं तब जो बिल्डिंग्स होती है वो कोलैप्स हो जाती है, टूट जाती है। क्यों टूट जाती है, क्योंकि जब अर्थक्वेक नहीं आता तब एयर रेजिस्टेंस के कारण कुछ इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता होगा, हम देख नहीं पाएंगे ये चीज, बहुत माइनर वाइब्रेट करता होगा कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, जब अर्थक्वेक आता है तो एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगता है, और ये एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जब बराबर हो जाएगा, तब वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। यानी ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट जब हो जाएगा, ओमेगा क्या है, उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब अर्थक्वेक नहीं है, ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा क्या है, इसका एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नॉट इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएंगे तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाएगा, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, जिसे हम रेजोनेंस बोल देंगे। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब यही चीज डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी लिया है, यहाँ पे ओमेगा बाय ओमेगा नॉट लिया है। रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए हमें, ओमेगा बाय ओमेगा नॉट बराबर 1 चाहिए, तो एक लाइन बना दी, कहाँ पे, ओमेगा बाय ओमेगा नॉट बराबर 1 पे। धीरे धीरे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे धीरे, और एक समय पे जब ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट होगा, यानी ओमेगा बाय ओमेगा नॉट 1 होगा, तब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कहाँ पे है एम्पलीट्यूड पता नहीं है, मैक्सिमम वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा और सिस्टम हमारा फेल हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी एम्पलीट्यूड रेजोनेंस की। सो आई होप जो फोर्स्ड वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड है उसके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।